अभी क्या हाल है। मेरा नाम है एलिजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आसान भाषा में बताऊं तो कि लोग सोलोप्रेन्योरशिप करने से क्यों डरते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि फेलियर्स और सक्सेस का जो बर्डन है वो शेयर होना चाहिए, और इस फियर के पीछे, इस तकलीफ़ के पीछे उनकी कौन सी इनसिक्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। क्या दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस सोलोप्रेन्योरशिप से बने हैं, या एक टीम की वजह से बने हैं, या डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से? इसी पे आज डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाने से घबराते हैं उनके लिए वीडियो कारआमद साबित होगी। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। अभी क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है धंधा पानी? कैसी चल रही है बिजनेस लर्निंग? कैसा चल रही है आपकी इनकम की सोर्सेज? जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि मैं ज़रा आउट ऑफ पाकिस्तान हुआ हुआ था। अभी आजकल इन पाकिस्तान हुआ हूँ। तो बड़ी अच्छी बिजनेस बेस्ड जर्नी और लर्निंग वाली जर्नी मेरी रही। मैं कोई वेकेशन कभी भी नहीं लेता, छुट्टी के नाम पे छुट्टी नहीं लेता। मैं अगर छुट्टी पे भी जाऊँ तो सबसे पहले होटल रूम में, अपार्टमेंट में जाके अपना ऑफिस सेटअप करता हूँ, फिर कोई और काम करता हूँ। बिकॉज जो बंदा अपने काम से मोहब्बत करता है उसके लिए तो कोई छुट्टी नहीं होती। और सेम इज़ द केस विद मी। तो मैं अपने काम पे भी था और साथ छुट्टी भी मना रहा था, एज यू माइट कॉल इट। लेकिन ये नहीं कि बीच पे बैठ के सिर्फ मार्गरीटाज चल रही हैं, काम साथ साथ हो रहा था। दिस एंड दैट, रिमोट वर्क करने की यही सहूलत है। एनीवेज, अगर आप मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो बिजनेस या करियर बेस्ड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन मेरे फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, वो आप बुक कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन मैं किस टाइम जोन में हूँ और मेरी क्या अवेलेबिलिटी है, 2 या 3 दिन के वेटिंग टाइम से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि लाइट डिफ्यूज़ होने का मतलब है यूं स्ट्रेट लेज़र जा रही है, आपने डिफ्यूज़र आगे लगा दिया, वो ऐसे फैल गई। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए ये एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है जो समझाने के लिए मैं आपको स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और वॉर्टन के थ्रू गुजारूंगा। लेकिन आपको रेफरेंसेस क्योंकि मुझे देने का, मुझे पता है आपने जाके आर्टिकल पढ़ने नहीं, ना आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी है। मैंने आपसे डायरेक्ट बात करनी है जो कि कंक्लूसिव बात है। तो 2-2.5 साल सबसे निचली पेटी में दबी हुई बोतल जैसी शक्ल है आपकी। ये जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको मैं आपको बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट से समझाता हूँ। इफेक्ट ये है बिजनेस एथिक्स का। रजी अल्लाह से अगर आपने लॉजिक कभी पढ़ी हो, हमारे प्रोफेसर से नहीं पढ़ी होगी, एनीवेज उनका एक कोर्स है बिजनेस एथिक्स का और लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। उसका एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है और भी किताबों का है। होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक समुंदर है और आपके सामने एक लेक है, आप तस्वीर बना रहे हो और आपके साथ सामने एक बंदा डूब रहा है, तो और उसको तैरना नहीं आता और सिर्फ आप ही खड़े हुए उसको देख रहे हैं, आप द बाय स्टैंडर हैं, तो अगर वो बंदा डूब के मर गया उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। 100% उसका जो भी उसका एक वैल्यू निकलेगी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। लेकिन अगर वहाँ पे 50 बंदे खड़े हुए हैं तो जो भी उसकी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 100 वैल्यू थी उस बंदे के डूबने की, तो वो 50 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। हर बंदे के हिस्से में 2-2 वो आएंगे। आप छोटे हैं, आपके हिस्से में तो माँ आएगी। तो ये है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। तो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन डिफ्यूज हो जाता है। इसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको अगर बिजनेस सेंस में देखें तो आपके बिजनेस ने अगर लॉस किया, आपका बिजनेस अगर अपने टारगेट अचीव ना कर सका, या काउंटर इंट्यूटिवली अगर आपका बिजनेस बड़ा हो गया या उसने अपने टारगेट्स अचीव किए, या वो $1 बिलियन वैल्यूएशन पे चला गया, $1 मिलियन वैल्यूएशन पे चला गया, तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको समझानी है ना, ये इस बात से निकल के आ रही है कि लोग जनरली, जो कंसल्टेशन में से मुझे सीखने को मिलता है वो ये है कि लोग को फाउंडर्स की तलाश में बिजनेस शुरू ही नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढूंढ रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिफ्यूजन को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे कि एक बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करने के लिए ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना है, तो ₹1,00,000 का लॉस होगा तो सारा हमारा ही होगा, क्यों ना 4 बंदे मिल जाएं। जुआरिया माइंडसेट। तो जब 4 बंदे मिलकर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-25 हज़ार लोगों के लॉस में आएगा। तो इस अप्रोच को समहाउ बेहतर समझा जाता है। और मोस्ट ऑफ द लोग जिनसे मेरी बात होती है ज़रा सोलोप्रेन्योरशिप करने से थोड़ा घबरा रहे होते हैं ड्यू टू दिस फैक्टर के ज़रा जिम्मेदारी डिफ्यूज़ हो जाएगी। और आज इसी बात को हम अनफोल्ड करेंगे कि ये बात ट्रू है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिसको आप बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट या डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाह रहे हैं, ये
आपकी इंटेंट को शो करता है, और आपकी इंटेंट ये है कि यू आर प्लानिंग फॉर द वर्स्ट। वैसे तो मर्फीज लॉ ये कहता है कि प्लान फॉर द वर्स्ट आउटकम, एवरीथिंग दैट विल गो रॉन्ग दैट माइट गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, ये मर्फीज लॉ है और इसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। बट देन अगेन ये गलती नहीं करनी चाहिए कि जब एवरीथिंग माइट गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग के हिसाब से प्लानिंग हो तो कहीं आप फेलियर प्रोजेक्ट करना शुरू तो नहीं कर रहे कि आप डेस्टिन्ड हैं इस बात पे कि प्रोजेक्ट फेल होना है, और सिर्फ अपने आप को वो 1 लाख की डज ना लगे उसके लिए आप डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये चेक करना जरूरी है। तो जहां पे इसको मैक्सिमम लोग एक सेफ्टी नेट समझते हैं, इसको रिसर्च में और मेरे मुताबिक डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेफ्टी नेट है दैट इज अ ट्रैप। वो एक ट्रैप है जो आपको डिसीजन मेकिंग में तकलीफ देगा। वो एक ट्रैप है जो आपको स्विफ्ट एक्शन में तकलीफ देगा। वो एक ट्रैप है जो आपको लोगों का डिपेंडेंट बनाएगा। और जब भी बिजनेस की जर्नी में आप किसी के डिपेंडेंट होंगे या की मैन क्लॉजिंग करेंगे या ये सोचेंगे कि जब तक मेरे साथ कोई फलाना इंसान ना हो, जब तक ये ना हो, इफ देन एल्स की स्टेटमेंट्स लगाएंगे, जब वो नहीं हो रहा तो ये नहीं हो रहा, तब तक मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं प्रॉस्पर नहीं कर सकता, प्रॉस्पर मैंने कर दिया तो मेरी अकाउंटिंग कौन करेगा, मेरा एचआर कौन करेगा। एक ट्रैप है, एक डेथ ट्रैप है जिसको स्पाइरल इन द लूप आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या किसी बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूशन में डालने के लिए आपको उसके लीस्ट फेवरेबल मॉडल या लीस्ट वर्किंग मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। और लीस्ट फेवरेबल या वर्किंग मॉडल पे जाने के लिए इस बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आपके साथ हो सकता है कोई चलने वाला ना हो। अगर तो आपका शुरू से को फाउंडर है फिर तो ठीक है, 2 लोगों ने मिलकर एक आइडिया सोचा था, उस आइडिया के एग्जीक्यूशन में एक साथ जा रहे हैं। इस बात से मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं को फाउंडर्स के खिलाफ हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूशन में नहीं डाल पा रहे क्योंकि आप डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, तो ये सेफ्टी नेट नहीं बल्कि एक ट्रैप है। और इस ट्रैप में आप फंसे रहेंगे जब तक आप उस जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ सेफ्टी नेट, इट इज अ ट्रैप। अगर आप जॉन विक के फैन हैं तो आपने जॉन विक की कमर पे एक लाइन पड़ी होगी। वैसे तो जॉन विक यूनिवर्स में से कियानो रीव्स की लीस्ट लाइकली कमर थी जो मैं देखना चाह रहा था, और आना दी आर्मास की वो कमर थी जो मैं देखना चाहता था मोस्ट लाइकली। लेकिन चलो हमें कियानो रीव्स की ही बैक मिल गई। उसके ऊपर जब वो नहा रहा था तो लिखा हुआ था फोर्टिस फॉर्चूना। तो फोर्टिस फॉर्चूना का मतलब है फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, और यही आज भी मेरा व्हाट्सएप स्टेटस है। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड का क्या मतलब है? देखें, मैं इस वक्त बर्कली से डिज़ाइन थिंकिंग की स्टडी अंडरवे हूँ, वॉर्टन से पहले पढ़ चुका हूँ, और दोनों ही कोर्सेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर आपको यही बताते हैं कि रिस्क ओवर सेफ्टी, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्क ओवर सेफ्टी इज समथिंग जो आपको अपने साथ लेके चलना है। एक जॉब डूइंग इंसान और एक बिजनेस ओनर या सीईओ में क्या फ़र्क होता है? ये फ़र्क नहीं होता कि एक जो है वो स्लेव मेंटालिटी का होता है, एक बंदा इंडिपेंडेंट थिंकर होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जॉब डूइंग पीपल फाइनेंशियली ज़्यादा सक्सेसफुल पाए गए हैं उन लोगों से जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में फेल रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइनेंशियल सक्सेस की बात नहीं हो रही, या बड़ा इंसान छोटा इंसान होने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है उनमें एसेंशियल फ़र्क क्या होता है। और क्योंकि मेरी टारगेट मार्केट ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स है तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि दे आर द रिस्क टेकर्स, दे आर द बोल्ड मूवर्स, दे थिंक कि हमने डिसओबीडियंस ओवर कंप्लायंस के साथ जाना है। अब ऑल्टमैन की बात करें, लैरी एलिसन की बात करें, मेरे बड़ी सलमान हसन की बात करें, जॉब्स की बात करें, ये जितने भी दुनिया में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू दुनिया को बड़े बड़े सोल्यूशंस दिए हैं, वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल बहुत देर तक ना भी हों तो उनके तौर तरीके के लोग फ़ैन हैं, इसलिए उसको डिकोड करते हैं। बिलियनर होना कोई बात नहीं है। वो सब लोग अथॉरिटी को क्वेश्चन करने वाले थे, वो सब लोग डिसओबीडियंस को ऊपर ग्रेड करते थे बेसिक कंप्लायंस लेवल से। मतलब अकाउंटिंग की बात जॉब्स की है कि वो ये कहता था कि अकाउंटेंट पहले हिसाब लगा लेते हैं, बाद में डिविएशन रिकॉर्ड करते हैं। उसने कहा यार तुम डिविएशन रिकॉर्ड करने के बजाय असल पैसे क्यों नहीं लगाते इसके अंदर, मार्केट से पता करके, एफर्ट ही ज़्यादा कर रही है ना। तो दे क्वेश्चन द बेसिक थिंग्स दैट वर्क। दैट इज़ अ ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है, वो एक बोल्ड डिसीजन मेकिंग करता है। और बोल्ड डिसीजन मेकिंग या फोर्टिस फॉर्चूना, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड के लिए आपको रिस्क को ऊपर करना पड़ता है और सेफ्टी को नीचे करना पड़ता है। और HBR इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू अपनी रिसर्च में भी यही बात करते हैं, और वो ये कहते हैं
कि जहां पे सेफ्टी नेटिंग की गई होती है, यानी कि जहां पे लैक ऑफ ओनरशिप, देखें सेफ्टी नेटिंग की जहां पे हम बात करेंगे ना, वहां पे हमें लैक ऑफ ओनरशिप की बात करनी पड़ेगी कि एक बंदा ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, वो चाहता है ओनरशिप का लोड डिवाइड हो जाए, यानी कि ये 2 लोड बेयरिंग वॉल्स है, थोड़ा सा लोड वो ले रही, थोड़ा सा मैं ले रहा हूं। जहां पे लैक ऑफ ओनरशिप होती है या जहां पे लोड डिवीजन होती है, वो मीडियोक्रिटी को ब्रीड करती है। देखें कैसी बात है ये। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप बड़े बड़े फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की तरफ गौर करें। बॉलीवुड 2022 से लेकर 23 में बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस कर चुका है, एक एग्जांपल देने की बात है, और वहाँ पे सेफ्टी नेटिंग बहुत ज़्यादा की हुई थी। यानी कि सेफ्टी नेटिंग का मतलब ये है कि साउथ से हीरोइन ले लो, साउथ से विलन ले लो, ताकि साउथ की ऑडियंस भी अंदर इन्वॉल्व हो जाए। राइटर वो लो जिसने पहले 4 प्रोजेक्ट फलां तरह के डिलीवर किए, उसको लो। VFX की टीम फलाने को लो। ये करके 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी फेल हो गए। और वहीं जगह पे जहाँ पे लोगों ने बोल्ड मूव ली, जहाँ पे लोगों ने रिस्क टेकिंग की, वहाँ पे बहुत कम पैसों वाली फिल्मों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी और फ्यूचर और फ्यूचरिस्टिक इज्म जो है वो सारे का सारा बोल्डनेस को सपोर्ट करता है। अब ये ना हो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बोल्डनेस को सपोर्ट करता है तो आप ये बातें सुन के लड़के और लड़कियां घर में अपनी शर्टें फाड़ दें कि हम तो बहुत बोल्ड हैं। ऐसी बात नहीं है। वैसे अगर आप ये करें तो मुझे वीडियो ज़रूर भेजिएगा, लेकिन पॉइंट बीइंग कि फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। जब आप सेफ्टी नेटिंग की तरफ जाते हैं या लैक ऑफ ओनरशिप की तरफ जाते हैं तो आप मीडियोक्रिटी को ब्रीड करते हैं। जब आप मीडियोक्रिटी को ब्रीड करना शुरू करते हैं तो बड़ा एडिक्टिव किस्म का मॉडल है, क्योंकि मीडियोक्रिटी ब्रीड करने में मजा बहुत आता है। यानी कि एक ऑफिस है, उसमें अगर एक ही बंदा है, उसको पता है मैंने इस ऑफिस का रेंट क्लोज करना है और उसके लिए मुझे फला एक्स अमाउंट ऑफ KPIs अचीव करने हैं, तो फिर तो उसकी मोटिवेशन का लेवल डिफरेंट होगा। लेकिन उसको पता है 4 बंदे बैठे हुए हैं, पिज्जा भी आएगा, खाना भी खाएंगे, फन भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो एक मीडियोक्रिटी ब्रीड होनी शुरू हो जाएगी। और ब्रीडिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल LG की ग्रोथ की तरह है। जब एक दफ़ा ब्रीड होनी शुरू हो जाए तो उसके बाद दिल नहीं चाहता कि आप उसमें से निकलें, क्योंकि वो आपको एक सॉर्ट ऑफ अ कंफर्ट जोन दे देती है। और वो जो कंफर्ट जोन है, द वर्स्ट प्लेस दैट यू कैन बी अदर देन एंडिंग अप रहने दें इस जोक को, द वर्स्ट प्लेस दैट यू कैन बी इज मीडियोक्रिटी एंड कंफर्ट जोन एज एन एंटरप्रेन्योर। तो HBR भी ये कह रहा है और मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि जब आप सेफ्टी नेटिंग करने में डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोड शेयरिंग की तरफ जाएंगे, बोल्ड मूविंग नहीं कर रहे होंगे, तो आप मीडियोक्रिटी को ब्रीड करेंगे। और ना सिर्फ आप मीडियोक्रिटी को ब्रीड कर रहे होंगे, जिस चीज को आप अपना सेफ्टी नेट समझ रहे होंगे वो एक्चुअली एक केज होगा, क्योंकि वो आपकी उड़ान को, आपके विजन को और आपकी ग्रोथ को स्टंट करेगा। दैट वुड बी अ केज। सो यू सी, द एनिमल्स हु आर रेज्ड इन कैप्टिविटी डू नॉट ग्रो एज मच एज द एनिमल्स इवन टेकन फ्रॉम द सेम मदर एंड फादर who grow in the wilderness. That's because उनको पता ही नहीं है कि इस केज से बाहर भी हम ग्रो कर सकते हैं, वो वहीं पे अपने आप को स्टंट कर देते हैं। सिमिलरली स्पीकिंग, जब आप डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोड शेयरिंग की गर्ज से मल्टीपल लोगों को डिसीजन मेकर बना के अपने लोड को शेयर कर, देखें एक तो डाइवर्सिफिकेशन है, वो एक अलग चीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन इज इंटायरली समथिंग डिफरेंट। मैं को फाउंडर के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसकी वजह से आप अपने बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर रहे तो आप भाईजान एक पिंजरे में बैठे हैं और उस पिंजरे में आपकी ग्रोथ भी स्टंट होगी और वो जो सेफ्टी नेट है वो आपके इर्द गिर्द एक ताला बन के लगा होगा इंस्टेड ऑफ योर सेफ्टी नेट। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये है कि मीडियोक्रिटी को अगर आप ब्रीड करना चाहते हैं, देखें अगर आपकी किराने की दुकान है, अगर आपकी फैक्ट्री है, जहां पे मीडियोक्रिटी ब्रीड कर लें तो ही बड़ी बात है आपके लिए, फिर तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल स्किल्स और डिजिटल वर्ल्ड के आप इंसान हैं और आपको पता है कि आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप पाकिस्तान में रहते हुए भी $10,000 मंथली क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ यू नीड द राइट काइंड ऑफ पीपल, देन ब्रीडिंग मीडियोक्रिटी इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम एंड यू योरसेल्फ हैव गॉन इनटू अ बैड स्पाइरल माय फ्रेंड। इस टॉपिक को लेके कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किस लेवल की होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो किस लेवल की नहीं होनी चाहिए, इस टॉपिक को लेके सबसे खूबसूरत बात स्टैनफोर्ड मेरे दोस्त ने की है। और स्टैनफोर्ड की सब्सक्रिप्शन साला और वहाँ पे फ्री कोर्स में एनरोलमेंट भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत इस पे बात की है कि जब आप मिस जज कर रहे होते हैं फ्रीडम को और फियर को, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं। यानी कि जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मैंने फलानी चीज़ में $15,000 इन्वेस्ट किए तो उसका क्या बनेगा। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो में जाके इन्वेस्ट करने की बात करूँ, एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसकी विजिबिलिटी अभी आपने कैलकुलेट नहीं की हुई। वो कहते हैं ना, किसने कहा था
कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। कि अगर तुम चाहते हो ना, मैंने आपको विजन में बताया कि अगर आपने अपना विजन बनाना है और विजन अगले 20-25 साल पर मुहित होना चाहिए, तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आगे क्या हो रहा होगा। आज जो लोग बड़े हैं वो लोग हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले सोचा था कि आज क्या हो रहा होगा, तो आपने आज सोचना है कि अगले 10 साल में क्या हो रहा होगा। और अगर आपने वो सोचना है तो फिर आपको वो फ्यूचर क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टैनफोर्ड ने इस पर बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप फियर से बचने के लिए जिस चीज़ का लबादा उड़ते हैं वो फ्रीडम होती है, लेकिन वो एक्चुअली फ्रीडम नहीं होती, वो डिस्गाइज्ड एज फियर होता है। तो आप इस बात से डरते हैं कि अगर इसमें मैंने $15,000 स्पेंड किए तो मेरे $15,000 का क्या बनेगा। देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल पोजीशन में नहीं है, मेरे पास जो कंसल्टेशन में आता है बिकॉज इज हाइपर पर्सनलाइज, में उनको हमेशा ये पूछता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है। अगर 2 बहनें ब्याने वाली हों और वालिद साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और घर किराए का हो, मैं उसको कभी नहीं कहता एंटरप्रेन्योरशिप करो, क्योंकि उसका करना नहीं बनता। और उसका करना इसलिए नहीं बनता कि अभी चूल्हा जलाने का मसला है, एंटरप्रेन्योरशिप भूखे पेट नहीं हो सकती मेरे मुताबिक। तो ये मेरा मशवरा होता है आमतौर पर। बट हर बंदे की डिफरेंट रियलिटी होती है, इसमें कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। और हर बंदा हर वक्त एंटरप्रेन्योर भी नहीं होता, ठीक है। ये ऐसे ही है कि हर वक्त बंदा हर कोई ढारी भी नहीं होता और हर वक्त आई भी नहीं होता। याद आ रहा है कुछ सलमान वाले पॉडकास्ट से। तो ये ऐसी बात ही है ना कि कभी कीमा अच्छा बनेगा, कभी कोफ्ते अच्छे बनेंगे। तो ये वो बला कनंट्रम है। खैर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि अगर आपको इस बात से डर लग रहा है तो एंटरप्रेन्योर हर बंदा नहीं बन सकता, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको इस बात से डर लग रहा है तो आप उसको डिस्गाइज करने के लिए अपने लिए एक बडी ढूंढ रहे हैं कि यार चलो मार खाएंगे तो दोनों इकट्ठे खा लेंगे, जेल जाएंगे तो दोनों इकट्ठे चले जाएंगे। मैंने मान लिया कि ये आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन अगर इसको मैं प्रैक्टिकली एनालाइज करूं आपके सामने तो क्या हो रहा होगा। देखें, मिसाल के तौर पे आपने उस $15,000 की डिफ्यूजन के लिए मल्टीपल एवेन्यूज बना दिए। मिसाल के तौर पे आपने पॉइंट्स बना दिए कि मेरी ब्रेक या तो यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए, या चलो मेरी ब्रेक यहाँ पे लग जाए। आपने 4 डिसीजन मेकर उस $15,000 के अंदर डाल लिए। डिसीजन मेकर डाल लिए मतलब डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल ली, यानी कि आपने उसके स्टेक होल्डर डाल लिए। तो चाहे जब डज लगेगी सबको बराबर लगेगी, फायदा होगा सबका बराबर होगा, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ना मैं आपको 2 बातें बड़ी खूबसूरत बता चुका हूँ, और एक मैंने आपको बताई थी उसमें से फेल फास्ट, कि अगर आपने किसी चीज़ में फेल होना है तो जल्दी फेल हो जाएं ताकि आप उसको रीआइट्रेट करें। मैंने और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था प्लान आइट्रेट फेल रिपीट, प्लान आइट्रेट फेल रिपीट। सो जब आपने फेल फास्ट करना है तो प्लान आइट्रेट फेल रिपीट के लिए आपको एक कांस्टेंट फीडबैक का लूप चाहिए, यानी कि इंस्टेंटेनियस, दिस शुड बी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। कि आपने एक आइडिया सोचा, आइडिया के एग्जीक्यूशन में गए, प्लान आइट्रेट किया, आपको पता है आइडिया फेल हो रहा है, तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल गई कि यार ये ठीक नहीं है, इसको इस तरह से ठीक करो, तो आप उस लूप में दोबारा आ गए। इट डिजाइन थिंकिंग का ये पार्ट है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सर्कुलेट फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन टू आइट्रेशन टू एग्जीक्यूशन, कितनी दफा आप इसमें मूव कर सकते हैं। जब आप सोलोप्रेन्योर हैं, जब आप एक काम एग्जीक्यूशन में डाल चुके हैं, तो आपको वो जो फीडबैक है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली मिल रहा है। और इस इंस्टेंटेनियस फीडबैक लूप के रहते आप बार बार सोच रहे हैं, बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपकी स्पीड एक मल्टीपल डिसीजन मेकर लेयर से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दूसरा उसकी इंटेंसिटी फर्क है। क्यों? कि आप उसका फायदा भी सारे का सारा ओन करते हैं और आप उसका नुकसान भी सारे का सारा ओन करते हैं। मेरे पास कंसल्टेशन में एक बंदा आया, वो कहता है कि मैं दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे ही मैं बाहर जाने की बात करता हूँ वो आगे से इमोशनल ड्रामा करते हैं। तो मैंने उसको, यार देखो बात यह है कि मिसाल के तौर पे आज तुम्हारा वीज़ा आ जाए तो तुम कहते हो मैंने बाहर जाने, क्या हुआ? कहता घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा अगर तुम फिर भी बाहर चले जाते हो और उनको पैसे भेजते रहते हो और 5 साल बाद आते हो, क्या हुआ? कहता घर का माहौल ख़राब होगा। मैंने कहा अगर तुम नहीं जाते फिर क्या होगा? कहता घर का माहौल ख़राब होगा। तो मैंने उसको कहा जब दोनों केसेस में घर का माहौल ख़राब ही हो रहा है तो मेरे भाई वो कर लो जिससे एटलीस्ट अपने आप के फेलियर के जिम्मेदार तुम अपने आप को तो ठहरा सको। देखो अगर फेलियर ही हमारी डेस्टिनी है, अगर फेलियर ही हमारी डेस्टिनी है तो उस फेलियर की वजह किसी और पे डालने से बेहतर नहीं है कि उस फेलियर की वजह के जिम्मेदार आप खुद हो। और वो जो 5 साल बाद एक स्टेज आनी है, अगर तो फेलियर डेस्टिनी है तो शीशे के सामने खड़े होकर आप ये कह सके कि हाँ मैं इसकी वजह हूँ, बजाय इसके कहे तुम इसकी वजह हो, तुम इसकी वजह हो, तुम इसकी वजह हो। किसी और पे डालना और फिर रिजेंटमेंट में जीना कि अगर मैं ये कर लेता, अगर तुम मुझे ये करने देते तो ये हो जाता, वो हो जाता। मेरे भाई इससे बेहतर ये नहीं है कि फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो कि यार जो भी है मेरी वजह से है। तो इसलिए सोलोप्रेन्योरशिप ज़्यादा, सोलोप्रेन्योरशिप का यहाँ पे मतलब ये है कि बिजनेस को किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के बगैर शुरू करना है, लोगों का इंतज़ार ना करना। इसलिए सोलोप्रेन्योरशिप ज़्यादा
सेंस यहाँ पर इसलिए बनाती है कि आप जो भी कर रहे हैं आपको एक इंस्टेंट फीडबैक का लूप मिल रहा है, और उस इंस्टेंट फीडबैक की वजह से आप फेल फास्ट भी कर पा रहे हैं और प्लान आइटरेट फेल रिपीट, प्लान आइटरेट फेल रिपीट के कॉन्सेप्ट को बार बार चला रहे हैं. तो देर आर much more percentage of success because you own the whole system. You do not have to wait for any approval. You do not have to wait for multiple decision makers to make their decision. You make your decision, you understand it's not right, you repeat. देखिए मेरे अंदर, मैं आपको आज एक सीक्रेट रिवील करता हूँ. मेरे अंदर सबसे बड़ा टैलेंट, मुझे कंसल्टेशन में लोग आगे पूछते हैं, अली भाई आप तो टैलेंटेड होंगे, आप तो लम्स गए थे, आपके पास तो फैमिली मनी थी, आपके पास तो ये था वो था. मैं इनमें से किसी बात से एग्री नहीं करता. मैं आज आपको अपनी स्ट्रेंथ बताता हूँ. मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, ना तो मैं नेचुरल इन आईटी हूँ, ना मेरी मसल मेमोरी का पार्ट था, ना मेरी फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड है. मेरा जो सीक्रेट है ना, मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, मुझे क्या आता है वो तो मुझे नहीं पता सारा कुछ, कि मुझे क्या आएगा या मुझे किस चीज़ का शौक है, मुझे सब कुछ नहीं पता. लेकिन मुझे ये एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या नहीं आता, जहाँ पे मुझे आउटसाइड हेल्प सीख करनी होती है. तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ज़्यादा जो अंडरस्टैंड करता है वो बड़ा आदमी है, यानी कि वो बड़ा एंटरप्रेन्योर है. और यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. मुझे पता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, दिस आई नीड असिस्टेंस विद, दिस आई कैन हैंडल ऑन माई ओन. अगर यही वाली चीज़ आप डेवलप कर लें तो आपको पता होगा कि कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, कहाँ आपको आउटसाइड हेल्प चाहिए, कहाँ आप मैनेज कर सकते हैं, कहाँ आप अड़ापसी करके निकल जाएंगे. और अगर ये करते रहे तो सोलोप्रेन्योरशिप हमेशा जीतेगी आपकी डिपेंडेंसी और समवन एल्स के ऊपर. और फिर फाइनली WSJ इस पे ये कहता है कि जब आप प्रोसेस के 100% स्टेक होल्डर होते हैं तो आउटकम के भी 100% स्टेक होल्डर आप ही होते हैं. द डिविडेंड ऑफ ओनरशिप, द बिगेस्ट थिंग दैट लैरी एलिसन कैन टीच यू, हु बाय द वे हैज जस्ट टॉपल्ड इलॉन ओवर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. कंट्रोल इज एवरीथिंग. ऑरेकल ने अपने इनिशियल रन में कोई इन्वेस्टर ऑन बोर्ड नहीं किया, ना 10% पे ना 5% पे, लेटर ऑन शायद कर लिया हो, बट इनिशियल रन में ऑरेकल ने कोई इन्वेस्टर ऑन बोर्ड नहीं किया बिकॉज ही अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल. और वो जो कंट्रोल है, वो जो एबिलिटी टू मैनूवर है, आज भी आप देख लें कि जो टिकटॉक के पेरेंट कंपनी, इट्स नॉट पब्लिकली लिस्टेड, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया बन गया है, वो आपके मेटा शेटा को खा रहा है इन यूज़र ग्रोथ डे बाय डे. और पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं, इन्वेस्टर नहीं है, वो डिसीजन मेकर खुद ही हैं. सो पॉइंट बीइंग कि कंट्रोल जो है ना वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और कम लोग समझे हैं कि कंट्रोल किस चीज़ का नाम है. और उस कंट्रोल के रहते ही वो डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं जो आप सोलली नहीं कर सकते. तो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली चीज़ तो एक ट्रैप है, दूसरी चीज़ वो एक केज है जो आपकी ग्रोथ को स्टंट करेगा. अगर आप अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट नहीं कर रहे इस वजह से कि यार नुकसान उठाने वाले मल्टीपल हो जाएं तो मेरे साथ आसानी हो, तो आप प्रोजेक्ट ही फेलियर कर रहे हैं, आप सक्सेस को प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे. और ये जिसको आप सेफ्टी नेट समझ रहे हैं वो सेफ्टी नेट नहीं, वो चेन है. डर को छुपाने के लिए आप ये कर रहे हैं. और फिर मैंने आपको बताया कि फेल फास्ट और प्लेन आइटरेट फेल रिपीट करने के लिए आपको सेफ्टी नेट के बजाय इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की सख्त ज़रूरत है, और एट द एंड आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा. तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या इफ्स, बट्स एंड डोंट्स हैं. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है. अगर पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करके लिंक्डइन पे आके, इंस्टाग्राम पे आके अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि आने वाली वीडियो को बेहतर कर सकें. कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, मुझसे पर्सनल 1-on-1 बिजनेस या करियर बेस्ड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन इन विच कंट्री आई एम और हाउ बिजी आई एम, 2 या 3 दिन के वेटिंग टाइम पे आपको सेशन मिल जाएगा. नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, आप टीम के साथ बात करके बुक कर सकते हैं. तो ये थी जी आज की वीडियो. आई होप आपको वीडियो से वैल्यू मिल रही हो. दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट. कट.